एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता एकेडमी। मैं आपकी प्यारी दोस्त आस्था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी नवरात्रि का पावन महीना शुरू हो रहा है, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैं इस वीडियो में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें फुल एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर किया जाएगा ताकि जब भी आप एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठें तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत न पड़े। इवन 10 मिनट के अंदर आप फुल एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना ये चैप्टर, अपना ये क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक ज़रूरी बात हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रोसीजर कौन कौन से हैं। ठीक, तो इस स्लाइड में हम लोग को बताया गया है कि क्लासिफिकेशन हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया होगा तो इसका कुछ बड़ा ही हिस्ट्री रहा होगा, यानी कि हिस्ट्री के साथ मिस्ट्री भी रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हिस्ट्री है क्या। तो चलिए देखते हैं, इस स्लाइड में दिखाया गया है कि ये हमारे हैं एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल को तो आप लोग जानते हैं, हम अपने पिछले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में हम आपको बताए थे कि एरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं फाउंडर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। फादर नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फाउंडर इनको कहा जाता है। ठीक, तो एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिए थे, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। जब ये क्लासिफाई किए होंगे कोई भी ऑर्गेनिजम्स को, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये देखे ही होंगे जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन को डन कर पाए थे। तो देखते हैं कि इनके लिए ये क्या कैरेक्टर्स थे जो ये फॉलो किए थे। इन्होंने लिए थे सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ये लिए थे, और इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया 3 ग्रुप में, ट्रीज, सब्स एंड हर्ब्स। और इन्होंने एनिमल को डिवाइड करा 2 ग्रुप में, फर्स्ट वन हु पजेस रेड ब्लड एंड सेकेंड वन दोज हु डिड नॉट। यानी कि इन्होंने एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड करे। पहला कि जो रेड ब्लड को पजेस करते थे उनको अलग रखा, और जो रेड ब्लड को पजेस नहीं करते थे उनको अदर कैटेगरी में इनको रख दिए। इससे क्या हुआ कि इसे तो हम लोग कोई भी ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादा से ज़्यादा तो जान नहीं पाए, लेकिन अगर उस समय की बात करें जब और भी अदर किंगडम का जब डिस्कवरी नहीं हुआ था, उस समय इनका ये जो, क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो क्लासिफाई किए थे, इसलिए इन्हें बहुत सारा सराहा गया था। उन्हें बहुत सारे प्राइज़ भी मिले थे। लेकिन बाद में जाकर देखा गया कि बहुत साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया, तो मतलब कुछ डिफरेंस देखा गया है इनके क्लासिफिकेशन में और उन नए साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन में बहुत अंतर देखा गया, जिसके कारण बाद में जाकर इनका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। बताते हैं लिख कर, हो गया फ्लॉप। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इनके बाद आए लिनियस। फिगर को भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिगर के थ्रू क्वेश्चन आ जाता है। तो लिनियस को तो हमें पक्का से भरोसा है कि आप सभी को पता ही होगा कि लिनियस कौन थे, क्योंकि हम लोग इसे भी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लिनियस को किस नाम से जाना जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम आपको बताते हैं। लिनियस को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्योंकि मॉडर्न टेक्सोनॉमी फर्स्ट टाइम लिनियस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक, तो लिनियस क्या किया कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड थे उनको 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिए। तो पहला जो था किंगडम, जो 2 किंगडम में क्लासीफाई किए थे, तो फर्स्ट किंगडम इज प्लांटे एंड जो सेकेंड वन एनिमलिया। ये जो था ये उनके ठीक बाद ही इनका ये क्लासिफिकेशन हिस्ट्री आया था। तो उस समय तो ये लोग बहुत
मतलब बहुत पॉपुलर रहे, खूब सराहा गया इनको, बहुत सारा प्राइज़ भी मिले। लेकिन बाद में देखा गया कि इनका जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये तो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच के डिफरेंस को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा था, ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस कर पा रहा था, और ना ही फोटोसिंथेटिक मतलब जो ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन क्लोरोफिल उनमें होता है और जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, इनके बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं कर पाए थे। इसलिए बाद में जाकर इनका भी ये सिस्टम हो गया फ्लॉप। तो इसके बाद हमारे आए पांडव जी, यानी कि 5 पांडव। अरे मेरा कहने का मतलब है अरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वैसे ये पांडव वाला भी याद करने के लिए बुरा नहीं है। तो आपको ही हमारा आइडिया कैसा लगा पांडव के थ्रू समझने का आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इसके बाद आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये देखते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था और इनमें किस क्राइटेरिया को फॉलो किया गया था। तो चलिए देखते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था RS विटैकर के द्वारा दिया गया था 1969 में, और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किए थे। तो देखते हैं कि वो किंगडम कौन कौन से थे। तो पहला था मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमलिया। और इनका जो आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा क्राइटेरिया का यूज़ किया था जो कि इनका इतना हिट हुआ क्लासिफिकेशन। कुछ ना कुछ तो ऐसी खास वजह होंगी जिसकी वजह से इनका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना हिट हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने उसमें क्या इंक्लूड किया था जिसके कारण इनका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया बहुत ज़्यादा ही हिट। तो देखते हैं। तो सबसे पहला था इन्होंने सेल स्ट्रक्चर का इसमें ये किया था कि यूनिसेलुलर है क्या मल्टी सेलुलर है, इनमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, इनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड है या हेट्रोट्रोपिक मोड है, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। और सबसे मेन किया कहा जाए इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का तो वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप सोच रहे हैं कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है जब भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स को मतलब इवॉल्व होता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का यूज़ किया जाता है। और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का यूज़ किए, इसलिए इनका जो सिस्टम था वो हो गया बहुत ही ज़्यादा हीट, और ये हुआ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी इसे सब लोग माने। तो चलिए आगे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन सारे किंगडम के बारे में थोड़ा ब्रीफ और बेसिक जानकारी। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है इसके लिए आप सभी को करना पड़ेगा स्माइल। तो प्लीज़ आप सभी स्माइल करते रहिए और हमारे इस क्लास को एंजॉय करते रहिए। तो बोल रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, किंगडम मोनेरा के। एक बार और सुनिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आते हैं किंगडम मोनेरा में। आप सोच रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यहाँ पे ये दिया गया यूकैरियोटिक, ये क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, समझा के आपको लिख के बताते हैं। प्रोकैरियोटिक नॉट ट्रू न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लेस कर दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को ही प्रोटिस्टा में रखा गया था, इसके साथ ही इंक्लूड कर दिया गया था क्लमाइडोमोनास को, क्लोरेला को, पैरामोसियम को एंड अमीबा को भी इसी में प्लेस कर दिया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें
तो इन सभी को प्लेस कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में, क्योंकि जो अगर क्लोरेला की बात करें तो ये जो होता है एल्गी की तरह बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल होता है, जो कि एक प्लांट में सेल वॉल होता है, इसी तरह क्लोरेला में भी सेल वॉल होता है, इसलिए इसे प्लेस कर दिया गया एल्गी में। उसके बाद आता है अमीबा। अगर अमीबा की हम लोग बात करें तो अमीबा में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें होता है सेल वॉल जो होता है, लैक इसको एनिमल किंगडम में डाल दिया गया था, जबकि एनिमल किंगडम जो होता है उनमें सेल वॉल लैक होता है, लेकिन अमीबा में तो सेल वॉल है, इसलिए इसे रख दिया गया डिफरेंट किंगडम में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है वहीं 5 पांडव, यानी लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई कर दिया गया 5 किंगडम में। मोनेरा आप सभी को हम लोग बताए थे, एक बार और बता देते हैं ताकि आप इसे कभी भूलें नहीं। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, नॉट ट्रू न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी न्यूक्लियस इसमें होता है। इसके बाद आ गया फंजाई, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, यानी कि मल्टीसेलुलर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। प्लांटे एंड एनिमलिया, इनमें भी ये भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और इनमें भी न्यूक्लियस होता है। चलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी लेते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड को, ठीक। और अगर हम बात करें बाद में जाकर क्या हुआ कि लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई करने के लिए लोग एक डोमेन में भी इनको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और जो डोमेन बैक्टीरिया था इसी से प्रोड्यूस हुआ आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किया इसलिए जो कॉमन एंसेस्टर हो गया इनका क्या हो गया, वो हो गया बैक्टीरिया, ठीक। और डोमेन जो होता है आर्किया से आया हमारा आर्किया बैक्टीरिया, एंड डोमेन यूकैरिया से आया हमारा यूकैरियोट्स, ठीक। तो चलिए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। अगेन हम आपको बताना यहाँ पे चाहेंगे, अगर हम आपको कितना भी बारी से इसे हम समझाएं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद से इसे याद करें और लिख कर याद करें, क्योंकि जब हम इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत दिनों तक सेट रहता है, इसलिए आप इसे ज़रूर लिख कर याद करें। और ये है हमारे लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इसलिए आप इसे याद करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि और ज़रूरी बात अभी हम बताए आपको कि लिख कर भी याद करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हमेशा लिख कर ही याद कीजिएगा, क्योंकि लिख कर याद करेंगे तो बहुत टाइम तक आपके माइंड में फिट रहेगा, इसलिए लिख कर याद कीजिएगा। और जब भी हम स्टूडेंट थे तो हम भी लिख कर ही याद करते थे। तो चलिए आगे के स्लाइड की ओर मूव करते हैं। और अब हम जानते हैं अपने किंगडम मोनेरा के बारे में कि हमारा अपना क्यूट सा मोनेरा को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि मोनेरा में जो अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो बैक्टीरिया की होती है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और ये जो और जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, इसका मतलब कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, इसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत अबंडेंट है इस नेचर में, ठीक। अब ऐसा नहीं है, ये कोई बैक्टीरिया जो होते हैं कोई भी हैबिटेट में रह सकते हैं, या वो हॉट स्प्रिंग हो, मार्सी एरिया हो, डेजर्ट हो, स्नो हो, डीप ओशंस हो, यहाँ तक कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी रह सकते हैं। जब पैरासाइट, क्या आपको पता है कि अगर आप हैंड वॉश करके भी आएंगे तो अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू अपने हैंड को देखेंगे तो आपको उसमें भी बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। और यही नहीं, बैक्टीरिया तो आपके आउटर शरीर मतलब एक्सटर्नल बॉडी पर रहता ही रहता है, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमें जिसके कारण आप बीमार होते हैं। मेन वजह यही है। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए सिर्फ हानिकारक मतलब पैथोजेन के रूप में ही मतलब वर्क करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो होते हैं जो डिकम्पोजर्स के भी काम करते हैं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया, ये तो मोस्ट कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे स्लाइड में है क्या, ठीक। तो जो भी बैक्टीरिया होता है, ठीक, जो भी बैक्टीरिया होता है, अब ये इतने मेजॉरिटी में होते हैं और इतने ज़्यादा अबंडेंट होते हैं इस नेचर में, उनको क्लासीफाई करना तो ज़रूरी है ना। तो इसको क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया जाए,
ये बहुत बड़ा सवाल था हमारे साइंटिस्ट के पास में। तो इनके लिए हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक, जो स्फेरिकल शेप का होते हैं उनको बोलते हैं कोकस। ठीक, जो रॉड शेप के होते हैं, रॉड तो आप लोग देखे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, तो उनको बोलते हैं बैसिलस। और ये क्या करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है जो स्पाइरम के शेप के होते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिला। ठीक, और जो स्प्रिला जो होते हैं इनमें फ्लेक्जिला होता है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। और जैसे हम लोग बचपन से सवाल पूछते हैं सर कॉमा भी लगाना है, और कॉमा भी यानी कॉमा से विवरियो, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक ठीक, तो उसके बाद जो होता है कुछ जो, अरे बाबा अगर हम बैक्टीरिया की बात करो तो इसके भी अलग अलग शेप होते हैं रे बाबा। कुछ जो होते हैं बिना दूसरे पे डिपेंड हुए ही अपना खाना खुद बना लेते हैं, या वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएंगे अपना भोजन, या कोई केमिकल्स के थ्रू अपना बना लेते हैं। इसलिए जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और ये फूड जो बनाते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, और दूसरे पे क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को 2-3 बार देखते रहिएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे मोनेरा जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्किया बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। तो मुझे अब लग रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लार्जेस्ट नॉन प्रोकैरियोट है वो है मराइन बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं थियोमार्गेरिटा नामीबिएंसिस। थियोमार्गेरिटा नामीबिएंसिस। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि लार्जेस्ट नॉन प्रोकैरियोट कौन है, और क्योंकि ये थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट है इसलिए आप TN से भी याद कर सकते हैं कि थियोमार्गेरिटा नामीबिएंसिस। अगर आप देखिए यहाँ पे आर्किया बैक्टीरिया को दिखाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनको तो देखने पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये लग रहा है कि चावल के दाने ऐसे फेंके गए हैं। और ये जो हमारा है पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। और हाँ, यहाँ पे इस बैक्टीरिया को देखकर आपको क्या लगता है, आप हमें बताइए कि आपको भी ये अंडा की तरह दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप भी यही समझे होंगे कि ये अंडा है, बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अंडा नहीं है, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है। ठीक, क्योंकि हमारी इस नज़र में ब्यूटीफुल तरह के इतने बैक्टीरिया हैं और इतने डिफरेंट टाइप के हैं कि इन सभी को देख पाना, समझ पाना बहुत कठिन है। तो चलिए ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड आपके लिए लेते आएंगे, इसलिए आप इसे लाइक करना और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और चलिए आज अब हम आगे पढ़ेंगे आर्किया बैक्टीरिया के बारे में। आर्किया बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो सॉल्टी एरिया हो गया, जैसे हेलोफाइल्स हो गया, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्सी यानी दलदली एरिया में भी होते हैं हमारे मिथेनोजेंस। अगर आर्किया बैक्टीरिया जो होते हैं दूसरे अदर बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट होते हैं, तो इसको इतने डिफरेंट होने की वो क्या बात है, जैसे ये और बाकी के ऑर्गेनिज्म से इतने डिफरेंट होते हैं और इतने मतलब एक्सट्रीम हार्सी मतलब कंडीशन को सर्वाइव कर पाते हैं, वो भी इतने टोलेरेबल कंडीशन में कैसे अपने आप को टॉलरेट कर पाते हैं। आखिर इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिन्हें दूसरों से इतने भिन्न बनाती हैं। तो इनके ये भिन्न होने का जो खास इन लोगों के पास गॉड गिफ्टेड जो एक चीज़ है वो है इनका डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर।
इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो और भी बाकी के जितने भी आर्किया बैक्टीरिया मतलब और अदर बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया सॉरी, और अदर जितने बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिफरेंट होता है। और जो इनके जो डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होता है यही इन्हें रिस्पॉन्सिबल करता है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर लें। और आपको पता है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं वो हमारे जो रूमिनेंट एनिमल जितने होते हैं उनके गट में ये प्रेजेंट होते हैं, और जो ये डंग प्रोड्यूस करते हैं उसी के थ्रू हम मीथेन को ऑब्टेन कर पाते हैं। और मीथेन जो होता है ये बायोगैस के रूप में भी बहुत सारे विलेज के गांव में अगर आप जाएं और वहाँ पे अगर आप मतलब देखें तो आप यही पाएंगे कि जो मिथेनोजेंस होते हैं ये जो मतलब जो काऊ और वो फैलो टाइप्स रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो मीथेन मतलब डंग के थ्रू अपने मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गोबर कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका लोग जो विलेजर्स होते हैं इनको कलेक्ट करते हैं और इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि आर्किया बैक्टीरिया जो होता है वो होता है मेजर 3 टाइप का। पहला जो होता है मिथेनोजेंस होता है, सेकेंड थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, और थर्ड जो होता है हेलोफाइल्स होते हैं। MHT मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं, क्या आपको पता है कि मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि मिथेनोजेंस क्या करते हैं, क्योंकि नेम से ही पता चल रहा है मिथेनोजेंस यानी ये क्या करेंगे, मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होंगे। और जो ये क्या करते हैं, जो मार्सी एरिया और स्वैम्पी एरिया होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मीथेन में प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर काऊ डंग हो गया या मतलब बुफेलोज डंग, मतलब काऊ और बुफेलो के जो मतलब जो भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो उनका डंग होता है, ये इसमें ये ना इनमें डंग में क्या होता है, हमें मीथेन पाया जाता है। किसके थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे CO2 हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्या करते हैं, सेलुलोज हो गया, इसको क्या करते हैं ये क्या करते हैं, थ्रू फर्मेंटेशन इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में। और इसी का हम लोग गोबर गैस फर्मेंटेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी तो बताए थे कि जो विलेजर्स होते हैं इसके फ्यूल के रूप में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक, और जो बोल रहे हैं कि दे ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ कैटल वेयर इट डाइजेस्ट द सेलुलोज ऑफ फर्मेंटेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू मीथेन। बोल रहा है कि जो र्यूमिनेंट एनिमल होते हैं इनके र्यूमेन, जो कैटल के र्यूमेन होता है उनमें ना सेलुलोज पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके तो गट में प्रेजेंट होते ही हैं, और ये क्या करते हैं, वो जो सेलुलोज होता है, ये जो सेलुलोज होता है इसको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मीथेन में। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा र्यूमिनोकोकस। र्यूमिनोकोकस यानी कि इनका, आप ये कोकस से ही जान गए होंगे कि इनका शेप किस टाइप का होगा, तो इनका शेप होगा स्फेरिकल शेप्स। और एग्जाम्पल हो जाएगा जो मतलब काउ डंग वाले का हो जाएगा मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस मतलब इससे भी आप जान गए होंगे कोकस है कि ये भी किस शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे। तो मिथेनोजेंस का याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। मिथेनोजेंस यानी मिथेनोकोकस, और एक रूमेन से होता है यानी कि रूमेनोकोकस। कितना ईजी है। तो चलिए आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए और स्माइल करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार और से रिवीजन करा देना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो मेरे साथ जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। मिथेनोजेंस जो हो गए वो मीथेन को प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, स्वैम्पी और मर्सी एरिया से CO2 को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं इनके जो ये गट में प्रेजेंट होते हैं और काउ डंग में ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं CO2 को कन्वर्ट करके किसके थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। और जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो उनके रूमेंट से क्या करते हैं, जो ये इनके गट में प्रेजेंट सेलुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, और इनको बोलते हैं ह्यूमेनोकोकस। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। इसके बाद आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स
हेलोफाइल्स जो होते हैं सॉल्ट लविंग होते हैं, इनको साल्ट से इनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जहाँ पे सॉल्टी एरिया होगा यहाँ पे वो पक्का से प्रेजेंट रहेंगे, मेरा वादा है। तो ये जो होते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में, जैसे कि एग्जांपल के लोग हम लोग देखें तो ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, डेड सी हो गया, यहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट रहते हैं। और इनमें एक ख़ास बात है जो इन्हें और से बहुत डिफरेंट बनाती है। क्या आप जानने के लिए एक्साइटेड है वो इनमें कौन सी विशेषता है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है और बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं? तो ये जो हेलोफाइल्स होते हैं इनमें एक पर्पल मेम्ब्रेन पिगमेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो इनको क्या करते हैं, जितने भी ब्राइट लाइट होते हैं ये इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। एक कारण इनको फूड प्रिपेयर करने की झंझट ही नहीं रहती है। अब ये एटीपी से इतना एनर्जी इनके पास आ जाती है कि ये बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, उनको खाना बनाने की झंझट ही नहीं रहती है, और इसलिए होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हेलोफाइल जो होते हैं सॉल्ट लविंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक एंड डेड सी हो गया। हेलोफाइल्स जो होते हैं पर्पल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं ब्राइट लाइट को एटीपी में फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत एनर्जी मिलती है, फूड प्रिपरेशन की झंझट ही नहीं रहती है, और इसलिए ये होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं स्लाइड में। जो है हमारा यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पे दिखाया गया। ये पर्पल मेम्ब्रेन को यहीं से क्या करते हैं, डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे एटीपी का फॉर्म कर देते हैं। तो आपको इतना रेयर पिक आपके लिए लेकर आए हैं, इसके लिए तो आपको एक लाइक करना ही पड़ेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। यानी कि 3 टाइप्स में से ये है हमारा आखिरी का टाइप, थर्मोएसिडोफाइल्स। अब चलिए जल्दी थर्मोएसिडोफाइल्स, जैसे कि आप सभी, मुझे लगता है कि आप सभी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि थर्मो का यूज़ हम लोग हीट के लिए करते हैं, और एसिडो का मतलब एसिड से रिलेटेड होगा। यानी कि यूँ कहें कि जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं उन्हें हीट और एसिड से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इट मीन्स इन्हें हीट और एसिड लविंग होते हैं। ठीक, और ये जनरली उन प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका मीडियम होता है वो एसिडिक होगा। यानी कि आप ही सोचिए, एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर और उस पर एसिड, तो सोचिए क्या कमाल की स्ट्रेंथ है इनमें, वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट कर पाते हैं। एकदम मानना पड़ेगा इनको। हम और आप तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इन्हीं लोगों को करने दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि लोग और क्या करते हैं। और आपको पता है कि ये जो एरोबिक कंडीशन जब आता है तो इस समय वो मतलब क्या करते हैं, ये जब भी कोई एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है, कोई भी एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी पे क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके बना देते हैं H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म करते हैं। एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनके पास कैपेसिटी होती है, ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके बना देते हैं H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म कर देते हैं। और जब भी ये कोई एनारोबिक कंडीशन जब आता है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये जो अब एबल हो जाते हैं, अब रिड्यूस करने लगते हैं सल्फर को और बनाते हैं H2S। ठीक, और ये जो होते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जो कि है येलोस्टोन नेशनल पार्क। चलिए एक बार जल्दी से हम इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं, जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं हीट और एसिड लविंग होते हैं। ये उन्हीं प्लेसों पर मैक्सिमम पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और मीडियम जो होना चाहिए हमेशा एसिडिक होना चाहिए। और ये क्या करते हैं, एरोबिक जब बैक्टीरिया जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये एनारोबिक कंडीशन आता है तो ये रिड्यूस कर देते हैं सल्फर को किस में, H2SO4 में। और उसके बाद ये जो होते हैं ये ज़्यादातर मैक्सिमम पाए जाते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग में, जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो चलिए येलोस्टोन नेशनल पार्क को हम लोग देखते हैं। और एक बात हम आपको बताना ही भूल गए, आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप भूल कर भी दिमाग में भी नहीं लाइएगा कि हम यहाँ पे घूमने चलेंगे, बस ऐसे ही आप देख लीजिए एक बार। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, लेकिन जाना मना है, इतना ब्यूटीफुल सा है, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमारा आता है यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में तो पढ़ लिए, आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिए, उसके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ लिए। अब हमारा आता है यू बैक्टीरिया। तो चलिए थोड़ा यू बैक्टीरिया के बारे में भी जान लीजिए कि इसमें वैसे क्या फीचर हैं और ये क्या करते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो होता है, ये जो इनको हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। और इनमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजेला होता है, और फ्लैजेला तो आप लोग जानते ही हैं, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, इससे ये मोटाइल हो जाते हैं। ठीक, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। कुछ जो और मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं यू बैक्टीरिया के, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। और इसी टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइट्स। इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइट्स। एग्जाम्पल के लिए आप लोग का हो जाएगा नोस्टॉक एंड एनाबेना, नोस्टॉक एंड एनाबेना। ठीक, और ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट में अपना बहुत ग्रेट रोल प्ले करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो ये हमारे हैं नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। इनके रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं। जो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत अबंडेंट होते हैं और उनकी बहुत मेजोरिटी होती है। ठीक, और ये किसमें रोल करते हैं, डिकम्पोजर्स के रोल प्ले करते हैं। और ये क्या करते हैं, ह्यूमन अफेयर्स में भी इनको बहुत सारा इम्पैक्ट ये कॉज करते हैं। और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि ये मिल्क से फॉर्म करते हैं कर्ड को, फिर एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को ल्यूमेन रूट में फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ जो होते हैं पैथोजेन के रूप में होते हैं, जो हमारे लिए क्या डैमेज कॉज करते हैं, ह्यूमन को, क्रॉप को, फॉर्म को, एनिमल्स को और पेट्स को। और ये डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस हो गया, सिट्रस कैंसर, ये सब इन लोगों के थ्रू, और ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया जाता है। इसलिए देखें तो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। और जो बैक्टीरिया जो होते हैं अपने ग्रोथ, आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं फिजन के थ्रू। अगर ये एसेक्सुअल करते हैं तो वो स्पोर के थ्रू करेंगे, और जब ये सेक्सुअल करते हैं तो उनके लिए ये क्या करते हैं, डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं। और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए के ट्रांसफ़र के थ्रू ये अपना क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से इसे समझने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इनको हम लोग ट्यू बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें रिजिड सेल वॉल होता है, अगर मोटाइल होते हैं तो फ्लैजेला होता है जिससे मूवमेंट में हेल्प करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। नोस्टॉक एंड एनाबेना हो जाएगा। और ये न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। और जो ट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत अबंडेंट होते हैं और इनकी मेजोरिटी होते हैं डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं ये हमारे हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, ल्यूमेन रूट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ये हमारे लिए डैमेज, मतलब बहुत सारे डैमेज भी पैथोजन के रूप में भी मतलब हमारे लिए होते हैं, जो डैमेज करते हैं ह्यूमन्स बींग्स को, क्रॉप को, फॉर्म को, एनिमल को, पेट्स को। और बहुत सारे डिजीज़ काज करने से हो जाए क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर, ऐसे सारे बहुत सारे डिजीज़ को अगर ये ग्रोथ करते हैं तो फिजन के थ्रू ग्रोथ करते हैं। और अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या करते हैं कि डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं, हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है आप इसे हमेशा याद कीजिएगा और आप इसे बुलेट पॉइंट के रूप में याद कीजिएगा, बुलेट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के बारे में हमेशा पूछता है। तो इसलिए आप हमेशा इसे याद करिएगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है इतना छोटा और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है और ये ना विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। इसमें कम्प्लीटली लैक सेल वॉल होता है और ये जो होता है पैथोजन के रूप में एनिमल और प्लांट में पाया जाता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जानते हैं, एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक मेरा प्यारा सा, एक दिन हम घूमने जा रहे थे, तभी हम क्या किए कि एक माइकोप्लाज्मा को देखे। वो इतना छोटा था कि पहले तो हम उसे देख नहीं पाए, लेकिन बाद में देखे वो अपने आप बताया कि पता है, अगर मैं बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हमेशा ऑक्सीजन लूँ, मैं बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता हूँ। और आप देखिए मेरे में
आप कहीं भी हमें मेरे में सेल वॉल नहीं देखेंगे। मुझे तो बहुत हैरानी हुई, बोली अगर मैं आप में टच कर जाऊँ तो आप में बहुत सारी पैथोजन मतलब बहुत सारी डिजीज़ भी काज कर सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई मेरे से दूर ही रहो। तो समझ में आई थिंक अब अभी आपको ये समझ में आएगा कि जो माइकोप्लाज्मा होता है बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, और ये क्या होता है कम्प्लीटली लेग सेल वॉल होता है। इसमें विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेता है, और ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करता है, पैथोजन एंड डिजीज कॉज करता है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। यू बैक्टीरिया जो होता है, निमोनिया बैक्टीरिया हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा और एंथ्रेक्स हो जाएगा। एक बार और मेरे साथ याद कर लीजिए, यू बैक्टीरिया, निमोनिया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एंथ्रेक्स। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। डीएनए, आप सोच रहे हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए तो मुझे लगता है कि आप सभी इससे रूबरू होंगे, सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम 9 से क्या, अगर हम 6 की बात करें 6 से ही पढ़ते हैं डीएनए जो होता है सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेता है तो न्यूक्लियोइड बनाता है। यानी कि जब भी डीएनए जो होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के जब कंबाइन करता है उसके साथ तो न्यूक्लियोइड बनाता है, और इसका मतलब होता है सिमिलर होता है 1 क्रोमोजोम, यानी कि 1 क्रोमोजोम के बराबर होता है। अगर डीएनए में एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए हो जाता है कोई भी बैक्टीरिया में, तो अगर एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए आ जाएगा, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। और जो होते हैं राइबोसोम जो होते हैं इसमें 7s टाइप के होते हैं, और ये प्लाज्मिड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक। तो जो एफ फैक्टर होता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है, जो आर फैक्टर होता है ड्रग्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और कोलिसिनोजेनिक जो फैक्टर होता है ये कोलिसिन प्रोवाइड करता है जाकि अदर बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और से रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए जो होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डीएनए कंबाइन करता है अगर नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ तो न्यूक्लियोइड बनाता है, और जो इसका मतलब होता है 1 क्रोमोजोम के बराबर ये होता है। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, और राइबोसोम जो होता है इसमें 7s टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के प्लाज्मिड होता है, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक। एफ फैक्टर जो इसको प्रोवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर में हेल्प करता है, ये इसको ड्रग्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और कोलिसिनोल फैक्टर जो होता है ये कोलिसिन्स मतलब प्रोवाइड करता है जो अदर बैक्टीरिया को किलिंग में हेल्प करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए मूव करते हैं। कंजुगेशन जो इक्वल बैक्टीरिया जो होता है स्टमक में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है कि इसमें एक जो होता है इसमें डॉटर सेल होता है और एक रिसिपिएंट सेल होता है। तो जो डोनर सेल होता है, डोनर सेल क्या होगा, एक स्ट्रीट सेल जो होता है ये क्या करता है रिसिपिएंट सेल में मतलब ग्रोथ करवाता है। इससे क्या होता है कि जब ये ग्रोथ करते करते ये क्या होता है कि पूरा मैच्योर हो जाता है और सिंथेसाइज हो जाता है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। जिसके कारण क्या होता है इसमें कंजुगेशन यानी मतलब कंजुगेशन इट मीन्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें कंजुगेशन होता है और एक सेम टाइप्स के मतलब क्या ऑर्गेनिजम्स बोले न्यूली इंडिविजुअल को बोले फॉर्म कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया के टाइप्स को। यू बैक्टीरिया के टाइप्स में पहला आ जाएगा हमारा साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के टाइप्स में हमारा पहला है साइनोबैक्टीरिया, ठीक। अब साइनो का मतलब साइन करेगा, साइन जैसे हरा हरा एकदम साइन करते वैसे ये भी हरा हरा साइन करेगा, साइनो साइन साइन हरा, ठीक। इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यानी कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। और ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है जो O2 को इस अर्थ पर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया था। यानी कि साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, वो फर्स्ट बैक्टीरिया है कहे तो ये सही रहेगा, वो फर्स्ट बैक्टीरिया है जो O2 को प्रोड्यूस किया था हमारे इस अर्थ पर, इसलिए इसको बोलते हैं BCA, ठीक। जो साइनोबैक्टीरिया जो होता है जब यूनिसेलुलर होता है तो एस्पिरुलिना बोलते हैं, जो कॉलोनियल होता है नवेना बोलते हैं, जो फिलामेंटस होता है ऑस्किलेटोरिया, ठीक। उसके बाद आता है ये तो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। जो सम बैक्टीरिया जो होते हैं
जैसे हम लोग हेटेरोसाइट्स के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं। और एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे नॉस्टॉक एंड एनावेना। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी हम एक बार और आपको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी इसे स्किप ना कर सके। देखो जी, साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो O2 को प्रोड्यूस किए थे हमारे इस अर्थ पे। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, कोनिलियर फॉर्म में भी होते हैं और फिलामेंटस में भी होते हैं। ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में मतलब फॉर्म होते हैं। और हेटेरोसाइट्स जो होते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल अर्थ पर क्या करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके बाद स्पेशलाइज्ड सेल होता है। और इससे एग्जाम्पल हो जाएगा नॉस्टॉक एंड एनावेना। ठीक, उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, बोले कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स। ठीक, ये जो होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। इसमें तो हम लोग पहले के मतलब स्लाइड में हम लोग देखे थे कि कुछ जो होते हैं नॉन सिंथेटिक में यानी केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड कर लेते हैं और अपना फीडिंग कर लेते हैं। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। और हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़े थे कि कुछ जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि क्या करते हैं कि जब भी कोई एरोबिक कंडीशन आता है तो क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं और सल्फर को किस में कन्वर्ट, H2SO4 में, और रिडक्शन भी करते हैं H2S में, हम लोग ये पढ़े थे। इसके में हो जाएगा और ये कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड और फैटी एसिड में। एग्जाम्पल के लिए सल्फर प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया। चलिए आगे देखते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारे इस नेचर में, और इनका मतलब ह्यूमन स्पेयर में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं क्योंकि ये मिल्क से कर्ड को बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ह्यूमन रूट से नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमारे हेल्प करते हैं। इसलिए हमारे ये तो हेल्पफुल हैं ही, और साथ ही साथ ये पैथोजन भी मतलब होते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, फॉर्म्स को, एनिमल्स को और पेट्स को मतलब डैमेज करते हैं। बहुत सारे डिजीज़ को काउज करते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंसर हो गया, ये सारे डिजीज़ को काउज करते हैं। इसलिए हमारे लिए पैथोजन के रूप में भी ये मतलब इस नेचर में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। और माइकोप्लाज्मा के बारे में तो हम अपने इतने अच्छे से बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये कम्प्लीटली लाइक सेल वॉल में होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग नोन होते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन भी ये लिव करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है पैथोजन एनिमल और प्लांट में भी होते हैं। मुझे लगता है कि अब आप ये समझ गए होंगे। और चलिए कुछ डिफरेंसेस के देख लिए जाए आर्किया बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया के बीच में। जो आर्किया बैक्टीरिया जो होता है ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, लेकिन वहीं अगर ह्यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स होता है आर्किया बैक्टीरिया के थ्रू। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सिर्फ पाए जाते हैं, और ये कोई भी कंडीशन हो इसमें सर्वाइव कर लेते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, रॉड होते हैं, प्लेट और फ्लैट स्क्वायर शेप के होते हैं। ये कुकी, वेसलस, विब्रियो है, ये सब के शेप में पाए जाते हैं। सेल वॉल हो जाए कंपेयर ऑफ स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन, इनका जो सेल वॉल जो होता है स्यूडो मतलब फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है, लेकिन जो इनका यू बैक्टीरिया का अगर सेल वॉल देखा जाए तो ये पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ म्यूरैमिक एसिड के साथ भी बना रहता है। यानी कि इतने डिफरेंस के बाद एक बार और हम लोग जल्दी देख लेते हैं। तो आर्किया बैक्टीरिया जो होता है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें मोर कम्प्लेक्स होता है। आर्किया बैक्टीरिया के कंपेरिजन में ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सिर्फ रहते हैं, और ये सारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। कोई भी वो स्फेरिकल रॉड इस सब टाइप के शेप के होते हैं। कोकी, विब्रियो और बैसिलस इस टाइप के होते हैं। इनका सेल वॉल जो होता है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, और इनका पेप्टिडोग्लाइकन विथ म्यूरैमिक एसिड से बना हुआ रहता है। तो चलिए आगे और भी देखते हैं। इसके बाद है आर्किया बैक्टीरिया जो होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब ये आर्किया बैक्टीरिया हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं, जब डीएनए जो होता है तो इनको हम लोग
पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जब नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट करते हैं डीएनए तो इनको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन के साथ ये डीएनए एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। आरएनए पॉलीमर्स जो होते हैं इसमें मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें जो होते हैं आरएनए पॉलीमर्स स्मॉल और सिंपल होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें सिंपल होते हैं। इनमें नो सेंसिटिव एंटीबायोटिक होता है, वेरी सेंसिटिव एंटीबायोटिक होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया को फिगर्स के थ्रू इसको समझाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे वीडियो को पॉज करके देखेंगे और सारे बैक्टीरिया को नेम के साथ इसको शेप को भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक शेप्स को यहाँ पे दिखाया गया है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक है वन ऑफ 3 बेसिक शेप्स। तो देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको 3 गो बेसिक शेप्स होता है। तो चलिए देखते हैं कोई बेसिक शेप्स कौन कौन से हैं। तो बैसिलस रॉड शेप्ड हम लोग पढ़े थे। तो बताइए कि इसमें बैसिलस कौन है। रॉड जैसा स्ट्रक्चर तो यही तो है बैसिलस। स्फेरिकल शेप्स कोकस, फिर स्पिरिलियम, हेलिकल शेप्ड स्पिरिलम की तरह, स्पाइरल की तरह इसका शेप है स्पिरिलम। और ये जो होता है 5 नैनोमीटर, इनका 2.2 UM, इनका 3.07 नैनोमीटर्स, सॉरी इसका 0.5 UM है। माइक्रोमीटर, 2.2 माइक्रोमीटर, 3.07 माइक्रोमीटर। यहाँ पे देखिए स्फेरिकल शेप यानी कोकस, ये रॉड शेप विब्रियो, ये स्पोर्ट्स के थ्रू अपना मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। और स्फेरिकल शेप स्पिरिला, ये फ्लैगेला होता है जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। कॉमा शेप्ड फिफ्रियो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो को लाते रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।